Lellen Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. अभी लेके आए सेंसोडेंट के, दूध का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। नमस्कार, स्वीकार कीजिए, अपन है कुलदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। सुप्रीम कोर्ट में आज यानी 16 अप्रैल को दो बड़े मामलों पर सुनवाई हुई। पहला मामला ईवीएम वीवीपैट के 100% मिलान वाला मामला और दूसरा केस पतंजलि की ओर से भ्रामक विज्ञापन और कोर्ट की अवमानना वाला, जिसमें रामदेव बालकृष्ण की पिछले कुछ तारीखों से कोर्ट में लगातार पेशी हो रही है। बारी बारी से दोनों केसेस पर आज बात करेंगे। ईवीएम के वोट और वीवीपैट की पर्चियों के 100% मिलान की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है, जिस पर 16 अप्रैल को सुनवाई हुई। मांग है कि वोट सही जगह पर पड़ा है, इसे वेरीफाई करने वाले वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जाए, जिससे यह पुख्ता किया जा सके कि वोट में कोई हेर फेर नहीं हो रहा है, जिसे वोट दिया गया है उसी के खाते में वोट पहुंचा है। एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने ये याचिकाएं लगाई हैं। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील प्रशांत भूषण, गोपाल शंकर नारायण और संजय हेगड़े ने पैरवी की। सुनवाई की जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने। अदालत में हुई बड़ी बातें आपको बताते हैं, क्या क्या मुख्य बातें आज हुई। पहली बात, इन अर्जियों के पक्ष में वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ईवीएम चिप को प्रोग्राम किया जा सकता है। ज्यादातर यूरोपियन देश ईवीएम से बैलेट पेपर्स पर लौट आए हैं, इस पर कोई विवाद नहीं है, यह फैक्ट है। इस पर बेंच ने कहा कि इस डिबेट में आप मत जाइए, कानूनी जिरह तक ही सीमित रहिए। दूसरी बात प्रशांत भूषण ने कही कि पेपर बैलेट पर हम लौट सकते हैं। एक और ऑप्शन यह है कि वोटर्स को वीवीपैट की स्लिप दे दी जाए, या यह भी कर सकते हैं कि वोटर के हाथ में स्लिप दे दीजिए और वो उसे बैलेट बॉक्स में डाले। जर्मनी में ऐसा ही होता है। इस पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा कि जर्मनी की जनसंख्या कितनी है। प्रशांत भूषण ने कहा कि 5-6 करोड़। जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया और भारत में 97 करोड़ रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। चौथी बड़ी बात जो वरिष्ठ वकील गोपाल शंकर नारायण ने रखी इस याचिका के पक्ष में, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग कहता है कि वीवीपैट स्लिप्स की गिनती करने में 12 दिन लगेंगे। अगर एक साथ वेरिफिकेशन किया जाए और अधिक संख्या में अधिकारियों को तैनात किया जाए तो प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में वीवीपैट की गिनती 5 से 6 घंटे में की जा सकती है। पांचवी बात महत्वपूर्ण यह हुई कि गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि किसी दूर दराज इलाके में रहने वाले आदमी के बारे में सोचिए जो वोटिंग बूथ में संघर्ष करता है और स्लिप तभी दिखती है जब 7 सेकंड के लिए लाइट ऑन होती है। वोट डालने में बैलेट पेपर से जो स्पर्श का एहसास था वो पूरी तरह जा चुका है। जर्मनी की अदालत ने भी इस पॉइंट पर ध्यान दिया था। ये मुख्य आज बातें ये जिरह रखी गई। एक और रोचक बात अदालत में रखी गई जो ईवीएम के भविष्य को लेकर के अहम हो सकती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने प्रशांत भूषण से पूछा कि आप कह रहे हैं कि अधिकांश मतदाता ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, आपको ये डेटा कैसे मिला। इस पर प्रशांत भूषण ने कहा कि एक सर्वेक्षण हुआ था। जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम निजी सर्वे पर विश्वास नहीं करते। इसी बीच एक वकील ने आरोप लगाया कि ईवीएम को पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनियां बनाती हैं जो सरकार के नियंत्रण में होती हैं। इस पर बेंच ने कहा कि क्या प्राइवेट कंपनी ईवीएम बनाएगी तो आप खुश होंगे। इस पॉइंट पर बहस ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अगली सुनवाई इस मामले पर 18 अप्रैल को होगी। ईवीएम और वीवीपैट के 100% मिलान को लेकर पक्ष और विपक्ष में क्या तर्क हैं, बता रहे हैं देश के पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा। इसको गिनने में अगर हम 100% गिनते हैं तो इसमें कई दिन लगेंगे और जो इसको बदलवाना चाहते हैं उनका ये कहना है कि क्योंकि इसका सिद्धांत ये है कि हर वोट should be recorded as registered and to be counted as recorded. तो दो स्टेज पे उसकी वोटर की तसल्ली होनी चाहिए। एक तो ये कि मैंने जिसको बटन दबाया उसी का बैलेट कास्ट हुआ है, तो उसको तसल्ली करने के लिए वो पर्ची छपने वाली प्रणाली है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि क्योंकि रिजल्ट कंट्रोल यूनिट से निकलता है, इसलिए ये तसल्ली लोग करवाना चाहते हैं कि नहीं, आप पर्ची चाहे छपी वही है, लेकिन हमको ये कैसे तसल्ली हो कि यही चीज रिजल्ट वाली मशीन में रिकॉर्ड हुआ है। तो इसलिए वो ये कहते हैं कि 100% उसका मिलान किया जाए और तभी हमारी तसल्ली होगी। दूसरा तर्क उन्होंने ये भी दिया है कि अभी जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में प्रावधान है, अगर जब भी पर्चियां गिनी जाती है और पर्ची में और ईवीएम के रिजल्ट में जो इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट आता है ईवीएम से, अगर उसमें कोई मतभेद होता है तो पर्चियों वाले रिजल्ट को माना जाएगा। लिहाजा उनका तर्क ये है कि क्योंकि कानून इस चीज को तरजीह देता है कि पर्ची वाला रिजल्ट ज्यादा सही है,
इसीलिए वो ये चाहते हैं कि ये प्रणाली अपनाई जाए जिसमें पर्चियों को गिना जाए। वीवीपैट के बारे में आप जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं तो एक ब्रीफ आपको बता देते हैं। जब से चुनावों में बैलेट पेपर की जगह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का इस्तेमाल शुरू हुआ है, तब से ही गाहे बगाहे ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। बैलेट पेपर पर ठप्पा मारने के बाद साफ नजर आता था कि वोट किसे पड़ा, लेकिन ईवीएम में सारा काम तकनीक पर भरोसे का है कि मशीन सही ही काम कर रही होगी। तो चुनाव आयोग वीवीपैट लेकर के आया। वीवीपैट यानी वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। ये मशीन ईवीएम के साथ ही जुड़ी होती है। इससे हर वोट की एक रसीद निकलती है जिसे वोटर देखकर तसल्ली कर सकता है कि उसने जिस कैंडिडेट के नाम का बटन दबाया वोट उसे ही पड़ा। लेकिन अभी वीवीपैट की हर पर्ची का ईवीएम से मिलान नहीं कराया जाता है। हर असेंबली सेगमेंट में 5 मशीनें रैंडम पिक की जाती और उसका कोई फॉर्मूला नहीं है, वो कंप्यूटर से पिक होती है और जो भी 5 मशीनें आइडेंटिफाई होती है रैंडम कंप्यूटर निकालता है, उन पर्चियों को गिन के और जो ईवीएम का रिजल्ट आया उन दोनों का मिलान होता है और उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अगर उसमें, और जैसे मैंने बताया कि उसके अंदर ये भी प्रावधान है कि कोई भी मतभेद हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक का रिजल्ट ईवीएम का रिजल्ट दिखाता है कि किसी कैंडिडेट को 100 वोट मिले लेकिन पर्चियां दिखाती है कि उसको 102 मिले, तो 102 को गिना जाएगा ऑफिशियली। ये है। दूसरा, उसके अंदर ये भी प्रावधान है रूल्स के अंदर कि अगर कोई भी कैंडिडेट ये अपनी तसल्ली कराना चाहता है कि भाई मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मैं तो सारी पर्चियां गिनाऊंगा, तो अभी भी प्रोविजन है एक्ट के अंदर कि वो एक एप्लीकेशन दे रिटर्निंग ऑफिसर को, और रिटर्निंग ऑफिसर की ये जिम्मेदारी है कि वो एक स्पीकिंग ऑर्डर पास करे, चाहे उसकी एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। तो प्रोविजन तो है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रावधान का ज्यादा इस्तेमाल अभी तक किया नहीं गया है। अब एडीआर की याचिका में यही मांग की गई है कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान कराने के लिए चुनाव आयोग को निर्देश दिए जाएं। एडीआर की याचिका में बताया गया है कि सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके लगभग 24 लाख वीवीपैट मशीनें खरीदी थी, जिनसे लगभग 20,000 वीवीपैट पर्चियों को ही वेरीफाई किया जाता है और ये ठीक नहीं है। वैसे ईवीएम और वीवीपैट मिलान के नमूने बढ़ाए जाने की मांग करने वाली ये पहली याचिका नहीं है अपनी तरह की। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उन्होंने मांग की थी कि हर लोकसभा क्षेत्र के 50% ईवीएम वोटों को वीवीपैट की पर्चियों से मिलान किया जाए। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया था कि अगर हर लोकसभा के 50% ईवीएम वोटों को वीवीपैट से मिलान कराया जाएगा तो इससे नतीजे आने में कम से कम 5 दिन का समय लगेगा। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला दिया कि हर लोकसभा की 5 ईवीएम और वीवीपैट में डाले गए वोटों का मिलान कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले तक चुनाव आयोग एक ईवीएम में दर्ज वोट को वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करता था। बाद में 21 विपक्षी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की इस पर, जो बाद में खारिज हो गई। अब चलते हैं सुप्रीम कोर्ट से आई दूसरी बड़ी अपडेट पर, दूसरी बड़ी खबर पर। 16 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के को फाउंडर रामदेव और कंपनी के एमडी बालकृष्ण एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुए और एक बार फिर दोनों ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए अदालत से माफी मांगी। इनकी तरफ से पेश हुए मशहूर वकील मुकुल रोहतगी, उन्होंने भी अपने मुवक्किलों की तरफ से अदालत के सामने माफी मांगी। ये भी कहा कि रामदेव सार्वजनिक माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच सुनवाई कर रही है उसमें है जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हेमा कोहली। दोनों ने माफी को एक बार फिर अस्वीकार कर दिया। साथ ही मुकुल रोहतगी से कहा कि हम ये जानना चाहते हैं कि रामदेव और बालकृष्ण का खुद इस मामले पर क्या कहना है। इसके बाद रामदेव खुद बेंच के सामने खुद अपनी बात रखनी शुरू करते हैं। इस केस में पहली बार ऐसा हुआ। रामदेव कहते हैं कि जज साहिबा, मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए हमने बिना शर्त माफ़ी मांगी है। जस्टिस हेमा कोहली भी इसका हिंदी में जवाब देती हैं कि आपने कोर्ट के खिलाफ जाकर जो किया है क्या वो सही है? हम तो आपके व्यवहार की बात कर रहे हैं। इस पर रामदेव कहते हैं कि हमने आयुर्वेद के लिए काफ़ी कुछ किया है, हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे। जस्टिस कोहली कहती हैं कि हमारे देश में सबका इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ आयुर्वेद का नहीं। आप अपनी पद्धति के प्रचार के लिए दूसरों की पद्धति को गलत नहीं बता सकते। आपने सोचा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ भी कहेंगे। रामदेव इस पर कहते हैं कि हमने जब कुछ कहा था तब कानून की ऐसी समझ हमें नहीं थी, अब आगे से ऐसा नहीं होगा। जस्टिस अमानुल्लाह इस पर कहते हैं कि आप दूसरों को नीचा नहीं दिखा सकते, दूसरों पर ऐसे उंगली
नहीं उठा सकते। रामदेव कहते हैं कि जो भी किया या कहा वो अति उत्साह में हो गया। इस पर जस्टिस अमानुल्लाह कहते हैं कि आप इतने भोले नहीं हैं, आप इनोसेंट नहीं हैं, आपके मन में खोट है, आपने जो कहा वो किया और आप लगातार उसका बचाव भी करते रहे हैं। रामदेव कहते हैं कि हम बिल्कुल उसका बचाव नहीं कर रहे हैं, हम माफ़ी मांग रहे हैं और आगे से ऐसा नहीं होगा। जस्टिस अमानुल्लाह कहते हैं कि अब आगे की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। लेकिन एक बात है कि आप कितनी भी बड़ी शख्सियत हों ये मायने नहीं रखता, आप हिस्सा तो सिस्टम का ही हैं। ये बात हमको, आपको, सबको याद रखनी चाहिए, ये जस्टिस अमानुल्लाह ने रामदेव से कहा। इस बीच कुछ टेक्निकल समस्याओं के चलते रामदेव की आवाज़ जस्टिस तक साफ साफ नहीं पहुंच रही थी। इस वजह से भी अदालत की कार्रवाई को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाया गया और 23 तारीख की डेट दे दी गई। अगली सुनवाई में भी रामदेव बालकृष्ण को मौजूद रहने के लिए कहा गया है। इस पूरे केस के बारे में आपको विस्तार से जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक हम दे रहे हैं। संक्षेप में पूरी कहानी यह है कि पतंजलि पर गुमराह करने वाले विज्ञापन देने और एलोपैथी के बारे में नेगेटिव प्रचार करने का आरोप है। कोर्ट की अवमानना का भी आरोप है। इस पर रामदेव और बालकृष्ण दोनों ने कोर्ट से माफी मांगी थी। 9 अप्रैल को लिखित माफीनामा भी दाखिल किया था, लेकिन अदालत ने उनका माफीनामा खारिज कर दिया था और कहा था कि आपने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। बड़ी खबर में इतना ही और अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी आई है जम्मू कश्मीर से, जहां 16 अप्रैल को एक बड़ा हादसा हुआ। श्रीनगर में बटवार के पास झेलम नदी में एक नाव डूब गई। नाव पर 10 से 12 छात्र सवार थे। कम से कम 4 की मौत की खबर है अभी तक, बाकी बच्चे लापता हैं। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। शाम तक बचाव अभियान जारी था। डूबने वालों में से 3 को बचाया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राज्य आपदा राहत टीम यानी SDRF भी रेस्क्यू के काम में लगी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश की वजह से झेलम समेत कई नदियों नहरों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ग्रेटर कश्मीर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारी बारिश के चलते पानी निकल नहीं पा रहा है। इससे राजधानी श्रीनगर की प्रमुख सड़कों पर भी जलभराव हो गया है। खानियार, बाबा डेम्ब, नौहट्टा और डाउनटाउन इलाके भी पानी से त्रस्त हैं। इससे घाटी के तमाम इलाकों में हालात खराब हो रहे हैं। हादसे की बात करें तो एक हफ्ते में ये छात्रों से जुड़ा दूसरा बड़ा हादसा है। बीते गुरुवार यानी 11 अप्रैल को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में बच्चों से भरी एक स्कूल बस पलट गई थी। इस दुर्घटना में भी 6 बच्चों की मौत हो गई थी और 20 से ज्यादा बुरी तरह घायल हो गए थे। दूसरी सुर्खी है दिल्ली से। विजिलेंस विभाग ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के OSD RN दास को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। OSD का मतलब होता है ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी। OSD की नियुक्ति संबंधित विभाग का प्रमुख या मंत्री करता है। इस केस में स्वास्थ्य विभाग के OSD दास को नोटिस विभाग में हुई कथित अनियमितताओं के मामले में मिला है। नोटिस में 3 बड़े आरोप लगे हैं, वो आपको बता देते हैं। पहला आरोप ये लगा है कि कोविड काल में 2021 में मेडिकल उपकरणों और मास्क सहित तमाम सामानों की खरीद में अनियमितताएं हुई। दूसरा आरोप है कि जिस कमेटी ने कोविड के लिए जरूरी उपकरण की खरीद की उसके मुखिया RN दास ही थे, इसलिए उनको जवाब देना चाहिए था। तीसरा आरोप है कि कमेटी ने PPE किट, N95 मास्क समेत करीब 60 करोड़ रुपए से ज्यादा के सामान को खरीदने की मंजूरी दी थी। ये सभी उपकरण जिस रेट पर खरीदे जाने चाहिए थे उससे ज्यादा रेट में खरीदे गए। ये 3 मुख्य आरोप हैं। RN दास उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के OSD थे। जैन के इस्तीफा देने के बाद उन्हें स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज के OSD का पद उन्होंने संभाल लिया था, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री का पद सौरभ भारद्वाज के पास चला गया था। RN दास को मिले नोटिस और इन आरोपों पर सौरभ भारद्वाज की प्रतिक्रिया भी आई है। देखिए, जितने भी मंत्रियों के साथ अधिकारी काम कर रहे हैं, चाहे वो गोपाल राय जी के साथ काम कर रहे हों, मेरे साथ काम कर रहे हों, मुख्यमंत्री के साथ काम कर रहे हों, चाहे वो सेक्रेटरीज हैं, चाहे वो OSDs हैं, चाहे वो और किसी कैपेसिटी में मंत्री के कार्यालय में काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक विच हंट चल रहा है कि किसी भी तरीके से उनको किसी पुराने मामले में फंसाया जाए, उसको अखबारों में, टीवी में चलाया जाए और दबाव बनाया जाए कि वो बस मंत्री के यहां से काम करना छोड़ दे। हम लोगों के कार्यालय लगभग खाली हो चुके हैं। पहले बहुत सारे फेलोज काम करते थे, IIT, IIMs, IISc, बहुत काबिल बच्चे काम करते थे और हर सरकार में वो काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट में काम करते हैं। उनको इसी तरीके से सबको निकाल दिया गया। करीब 400 लोगों को इस तरीके से निकाल दिया गया। एक एक करके मंत्री के सेक्रेटरीज, OSDs को इस तरीके से टारगेट किया जाता है
और खबर को इस तरीके से प्रचारित किया जाता है कि यह पता चलता है कि एलजी कार्यालय और विजिलेंस डिपार्टमेंट की मंशा बहुत घटिया है। जब का यह मामला है वो मामला कोरोना के समय का है। क्या कोरोना के समय में मंत्री था? नहीं था। क्या कोरोना के समय वो मेरे ओएसडी थे? नहीं थे। क्या कोरोना के समय वो सत्येंद्र जैन साहब के ओएसडी थे? नहीं थे। वो किसी के भी ओएसडी नहीं थे, ना मेरे थे ना सत्येंद्र जैन के थे। मगर जानबूझ के दिल्ली सरकार का विजिलेंस डिपार्टमेंट और एलजी कार्यालय इस तरीके की चीजों को पुश करता है मीडिया में। इस आदमी को जिसको अब ईडी ने गिरफ्तार किया, इनको तो 1 साल पहले सीबीआई गिरफ्तार कर चुकी है और सीबीआई के जज इनको ये कह के जमानत दे चुके हैं कि कोई ऐसा सबूत सीबीआई नहीं रख पाई कि ये इस तथाकथित एक्साइज मामले से जुड़े हुए हैं। अब इनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। तो ये तो सिर्फ जो है एक दबाव बनाने की कोशिश है और ये कोशिश है कि किसी तरीके से आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा सके। सौरभ भारद्वाज ने आर्यन दास पर बात रखने के साथ एक नाम और लिया, चनप्रीत सिंह का। इनके बारे में भी बता देते हैं। ईडी ने दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में चनप्रीत सिंह नाम के व्यक्ति को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया है। चनप्रीत सिंह ने ही गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की फंडिंग का काम देखा था। ईडी का आरोप है कि शराब नीति घोटाले में जो किकबैक, जो रिश्वत हासिल की गई, उसका इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में ही किया था। इस वजह से अब इससे जुड़े हर व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। चनप्रीत को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने उन्हें 18 अप्रैल तक के लिए ईडी की हिरासत में भेजा है। ईडी के दिल्ली के कथित शराब नीति घोटाले में ये 17वीं गिरफ्तारी है। इसी केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में हैं, तिहाड़ जेल में, और उन्होंने तिहाड़ जेल से जनता के लिए एक संदेशा बाहर भिजवाया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के हाथों। इसमें लिखा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। संजय सिंह ने केजरीवाल का यह संदेश 16 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने रखा। अरविंद केजरीवाल जी ने देश की जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए, जिस जनता के लिए उन्होंने एक बेटे, एक भाई की तरह काम किया, उस जनता के लिए एक संदेश भेजा है कि मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है और मैं आतंकवादी नहीं हूं। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा। आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री, जिनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री की मुलाकात आप शीशे की दीवार खड़ी करके कराते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री जी ने इस कार्रवाई से यह जाहिर कर दिया गया है कि उनके मन में पूरी तरीके से एक नफरत, दुर्भावना और बदले की भावना अरविंद केजरीवाल जी के प्रति भरी हुई है। अगली खबर यूपीएससी 2023 के रिजल्ट की। 16 अप्रैल को रिजल्ट आ गया। 1016 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, ओडिशा के अनिमेश प्रधान दूसरी और तेलंगाना की अनन्या रेड्डी ने तीसरी रैंक हासिल की है। टॉप 5 में से 3 कैंडिडेट पहले से ही आईपीएस क्वालिफाइड हैं, जिनमें टॉपर आदित्य भी शामिल हैं। आदित्य ने आईआईटी कानपुर से बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की है। पिछली बार की परीक्षा में 236वीं रैंक हासिल करने वाले आदित्य फिलहाल हैदराबाद में हैं, जहां उनकी आईपीएस की ट्रेनिंग चल रही है। सोशल मीडिया पर आदित्य का एक वीडियो भी वायरल है, जिसमें वे दोस्तों के साथ रिजल्ट आने का जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। दोस्त आईएएस टॉप कर गया तो उसे कंधे पर बैठाकर घुमाया, मगर आज ही की तारीख में ऐसे लाखों लाख दोस्त हैं
जिनके दोस्त परीक्षा नहीं निकाल पाए। आज उनका काम बढ़ गया है, उन दोस्तों के साथ बैठना है, उन्हें सुनना है, वापस उन्हें इस बात पर यकीन दिलाना है कि जीवन एक नहीं अनेक परीक्षाओं का नाम है। और इसी नाते कुणाल के दोस्तों का काम भी आज बढ़ गया है। कुणाल जो 12 अटेम्प्ट दे चुके हैं लेकिन उन्हें सफलता अभी तक नहीं मिली, इस बार भी नहीं मिली। कुणाल ने सोशल मीडिया पर कुछ लिखा। क्या लिखा? कि शायद जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। उत्तर प्रदेश में भाजपा और बसपा दोनों ने कुछ और सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन जिस एक सीट पर नजर टिकी थी उस पर भाजपा ने अब भी पत्ते नहीं खोले हैं। जानते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी दिन भर की ऐसी छोटी बड़ी अपडेट्स। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के चुनाव प्रचार करने पर 48 घंटे का बैन लगा दिया है। मथुरा से भाजपा सांसद और इस बार की प्रत्याशी हेमा मालिनी पर रणदीप सुरजेवाला ने बीते दिनों एक विवादित टिप्पणी की थी। इसी मामले में चुनाव आयोग ने अब यह कार्रवाई की है। सुरजेवाला पर लगा बैन 16 अप्रैल की शाम 6 बजे से 18 अप्रैल की शाम 6 बजे तक यानी 48 घंटों तक लागू रहेगा। इस दौरान उनके कोई रैली करने पर, कोई जनसभा करने पर, कोई भी प्रचार करने पर प्रतिबंध रहेगा। गृह मंत्री अमित शाह 16 अप्रैल को पहुंचे जम्मू। उधमपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। कहा कि अनुच्छेद 370 निष्प्रभावी होने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, तिरंगा गगन को छू रहा है और आतंकवाद अंतिम सांसें ले रहा है। अब कहीं पर किसी की हिम्मत नहीं है पाकिस्तान के नारे लगाने की। नारा लग रहा है तो एक ही लग रहा है, भारत माता की जय का नारा लगा। भाई और बहनों, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है और मैं आज एनसीपी को कहने आया हूं। आप कहते कि महबूबा जी यदि धारा 370 हटेगी तो तिरंगे को कंधा देने वाला नहीं रहेगा। महबूबा जी, तिरंगा मैं और आप चले जाएंगे। ये तिरंगा तो अजर है, अमर है, हमेशा रहने वाला है। धारा 370 चली भी गई और तिरंगा भी आन बान शान के साथ फहरा रहा है। किसी की हिम्मत नहीं है उंगली लगाने। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया और पार्टी की अब की बार 400 पार वाले लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 दिन के केरल दौरे का आज यानी 16 अप्रैल को दूसरा दिन था। राहुल गांधी ने यहां कोझिकोड में रोड शो किया। इस दौरान आरोप लगाया कि आरएसएस और बीजेपी संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भारत के 5-6 जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हाथों की कठपुतली बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ और लोकसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद से ठाकुर विश्वजीत सिंह और देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। अभी फिरोजाबाद से भाजपा के ही डॉक्टर चंद्रसेन सांसद हैं। उन्होंने 2019 में समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव को हराया था। अक्षय राम गोपाल यादव के सुपुत्र हैं। 2014 में इसी सीट से अक्षय जीते भी थे, लेकिन 2019 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। फिरोजाबाद सीट पर तीसरे चरण में यानी 7 मई को वोटिंग होनी है। अब देवरिया की बात। यहाँ 2 बार से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। 2014 में यहाँ से कलराज मिश्र जीते थे, बाद में वो राज्यपाल बन गए, तो 2019 में यहाँ से रमापति राम त्रिपाठी यहाँ से लड़े भी और जीते भी। इस बार नाम के ऐलान में जब देरी हो रही थी तो ये कयास लगने लगे थे कि रमापति राम त्रिपाठी का टिकट इस बार कट सकता है और यही हुआ भी। यहाँ देवरिया में 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है। हालांकि उत्तर प्रदेश की एक और सीट जो भाजपा ने अब तक रोक रखी है और जिस पर तमाम लोगों की नज़र टिकी हुई हैं, उस पर पार्टी ने अभी भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। ये सीट है कैसरगंज। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सीट गले की फांस बनी हुई है। बृजभूषण शरण सिंह यहाँ से 3 बार के सांसद हैं। वही बृजभूषण शरण सिंह जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं और जिन पर महिला रेसलर्स ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। बृजभूषण के खिलाफ ही दिल्ली में रेसलर प्रोटेस्ट चला था, आपको याद ही होगा। अभी भी वो अपने क्षेत्र में घूम घूम कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, यानी कैसरगंज में। बीजेपी अभी कैसरगंज में किसी के भी नाम का ऐलान करने में थोड़ा संकोच वाले, थोड़ा सकुचाने वाले मोड में है। यहाँ चुनाव 5वें फेज में 20 मई को है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी ने एक वीआईपी सीट पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान करा। ये सीट है डायमंड हार्बर। ये वही सीट है जहाँ से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी टीएमसी के टिकट पर लड़ रहे हैं। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है अभिजीत दास को। और अब आज का चुनावी किस्सा। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ संसदीय क्षेत्र से एक सांसद हैं,
आपकी सीट से कितने सांसद हैं? आप कहेंगे कि ऑब्वियसली एक ही सांसद हैं, लेकिन ये इतना ऑब्वियस नहीं था कभी। देश में जब पहली बार चुनाव हुए तो 489 सीटों में से 86 ऐसी सीटें थी जहां 2-2 सांसद चुने गए थे, एक सामान्य वर्ग से और एक SC या ST वर्ग से। ऐसा सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए किया गया था। दूसरे चुनाव में भी 91 सीटें ऐसी थी जहां से 2 सांसद थे। बाद में 1961 में ये नियम खत्म हुआ और एक सीट से एक सांसद का प्रावधान आया। इसके बाद से प्रतिनिधित्व आरक्षित सीटों के माध्यम से तय होता है। अभी 543 सीटों में से अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया, शुभ रात्रि। कंधों पर मेहनत का बस्ता, आंखों पर कौतूहल का लेंस, आपकी कहानियों के पहले गवाह और पर्दे के पीछे के नायक, गांव देश के मिजाज सुनने को तैयार हैं। क्या आप तैयार हैं? लल्लन टॉप चुनाव यात्रा 2024। पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। कैंडिड डस्टिंग पाउडर। ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का।